Welcome to Study Deep by Deepak Sir. You are most welcome in this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड दीपक द्विवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी दीप पर। दोस्तों, आज मैं ईपीएफओ के लिए स्पेशल अधिनियम के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली ईपीएफओ इन्फोर्समेंट और अकाउंट ऑफिसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसको आईडी अधिनियम भी कहा जाता है। किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्यों आया। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान करना, यानी नियोक्ता और कामगारों के बीच में जो विवाद बनते हैं उनका समाधान करना तथा उनके बीच में अच्छे संबंध को बनाए रखना। इसीलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रिटन एग्जाम में भी आ सकता है और इंटरव्यू में तो कंफर्म है क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो निश्चित रूप से आपको यही बताना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्यों इम्पोर्टेंट है या इसका क्या रोल है, तो आप सीधा बताएंगे कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी आईडी अधिनियम 1947 है, ये नियोक्ता तथा कामगारों के बीच में होने वाले विवाद को निपटाने के लिए काम आता है। इसका मुख्य रोल यही होता है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भारत में ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण और उसी के संरक्षण के लिए प्रदान करना चाहता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का क्या रोल रहा है, तो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का जो रोल है वो भारत में ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण और उसी के संरक्षण के लिए प्रदान करना चाहता है। या इसका मुख्य रूप से जो निर्माण किया गया था वो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए तथा उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है, पहले तो पूछा जाता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना, तो आप सीधा जवाब देंगे 1948 में। अब इसका रोल क्या रहा है, तो इसका रोल रहा कि कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने के लिए प्रदान करता है। यानी ये एक अधिकार प्रदान करता है कि मजदूरी की न्यूनतम दर इतनी होनी चाहिए। विशिष्ट राज्य के न्यूनतम मजदूरी नियमों के तहत राज्य के राजपत्र में सूचनाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक कर्मचारी का अर्थ है नंबर 1 कोई भी व्यक्ति जो किसी भी काम को करने के लिए किराए पर या इनाम के लिए नियोजित है, एक अनुसूचित रोजगार में कुशल या अकुशल मैनुअल या लिपिक जिसके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की गई हैं। नंबर 2 बताता है कि एक आउट वर्कर जिसे कोई भी लेख या सामग्री किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है, साफ किया, धोया, बदल, अलंकृत, समाप्त, मरम्मत, अनुकूलित या अन्यथा वे के लिए बिक्री के लिए संसाधित किया जाता है। मजदूरी शब्द का अर्थ उन सभी पारिश्रमिकों से है जो धन के मामले में व्यक्त किए जाने में सक्षम है। यदि रोजगार के अनुबंधों की शर्तों को व्यक्त या निहित किया गया था तो अपने रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए काम के संबंध में नियोजित व्यक्ति को देय हो और इसमें घर का किराया भी शामिल हो। अब किसी भी घर के आवास या प्रकाश, पानी और चिकित्सा उपस्थिति संबंधी आपूर्ति उपयुक्त राज्यपालों के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बाहर रखी हुई किसी और अन्य सुविधा या कोई सेवा, नियोक्ता द्वारा किसी भी व्यक्तिगत निधि या भविष्य निधि या सामाजिक बीमा की किसी भी योजना के तहत दिए गए योगदान, किसी भी यात्रा भत्ता या किसी भी यात्रा रियायत का मूल्य, किसी व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति द्वारा उस पर दिए गए विशेष खर्चों को धोखा देने के लिए नियोजित राशि का भुगतान, निर्वहन पर दे कोई भी ग्रेच्युटी। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नियोक्ता को हर रोजगार का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो किसी भी अधिसूचना के द्वारा तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम दर पर नहीं है। अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मुख्य रोल यही रहा है कि नियोक्ता
किसी भी कर्मचारी को जिस न्यूनतम मजदूरी दर पर एक जो सरकार द्वारा लागू की जाती है उस पर ही नियुक्त कर सकता है, उससे कम मजदूरी पर नियुक्त नहीं कर सकता है। अब आता है मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 कुछ वर्ग के व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम है। मजदूरी का भुगतान अधिनियम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियोक्ता प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान करते हैं और मजदूरी से अनाधिकृत कटौती नहीं करते हैं। भुगतान के अधिनियम के अनुसार सभी मजदूरी वर्तमान सिक्के या मुद्रा नोटों में या दोनों में होगी। हालांकि यह प्रदान किया जाता है कि नियोक्ता लिखित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद हो सकता है। अब आता है बोनस अधिनियम 1965। बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान। बोनस का भुगतान 1965 में व्यक्तियों को बोनस के भुगतान के लिए प्रदान करता है। बाद में कुछ प्रतिष्ठानों में या तो मुनाफे के आधार पर या उत्पादन के आधार पर नियोजित किया जाता है कि उत्पादकता और प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं और सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये से कम का पारिश्रमिक मिलता है। उन कर्मचारियों को जिन्होंने एल के लिए काम किया है और बोनस अधिनियम में 833% से 20% के बीच बोनस के भुगतान का प्रावधान है। हालांकि बोनस की गणना के लिए अधिकतम 3500 रुपये का वेतन माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इसमें। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 भविष्य निधि पेंशन फंड की संस्था के लिए प्रदान करता है और कर्मचारियों के लिए जमा लिंक्ड बीमा धन और 20 या अधिक व्यक्तियों के वर्ग को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ईपीएफ अधिनियम लागू होने वाली स्थापना इस अधिनियम द्वारा शासित होती रहेगी, इसके बावजूद कि किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 20 से नीचे आती है। 2014 में उक्त अधिनियम में संशोधन अपवर्जित कर्मचारी की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिसमें प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले सदस्यों को पीएफ योजना के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तदनुसार पीएफ योजना के लिए पात्र होने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी की सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह आगे प्रदान करता है कि किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के काम के सिलसिले में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को भविष्य निधि का सदस्य बनना आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए। आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर लें और अच्छे से समझें। इन्हीं से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ईपीएफओ स्पेशल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे अपने चैनल स्टडी दीप में।